अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाव सिल। मेरे साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्क्रीन शेयर करते हैं हरमीत सिंह जो कि इस्लामाबाद में है, तो उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर हरमीत। जी जी, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। और हरमीत आप ये देखिए कि प्रोग्राम में तो चले हमने आगाज़ में इस चीज़ को डिसाइड किया हुआ था, हमारी पूरी टीम ने, हमारे रन डाउन ने, कि हमने आगाज़ इसी बात से करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो फैक्ट एंड फिगर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तादाद 20,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। मैं हलाकतों की बात कर रही हूँ। अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो 14,000 ज़ख्मी इस वक्त तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की जद में और शदीद ज़ख्मी होकर अभी अभी भी उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक भी बताई जा रही है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को अगर हम सम अप करें तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक खैर सगाली और ख़ास तौर पर एक मदद का हाथ बढ़ाया गया, क्योंकि चीन और तुर्की की अगर हम बात करें तो ये दोस्त ममालिक हमेशा हमारे मुश्किल में, वो सैलाब हो, जलजिला हो, पेश रहे हैं। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाने का इरादा किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी तैयारी कर चुके हैं। रेस्क्यू 1112 और खिदमत जैसे इदारे जो है, जो पहले ही तुर्की में मौजूद है, वो मदद के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो ये बुर्दगान को 45 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जो ये ऑफ़र करा चुके हैं कि वहाँ पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में वो मदद करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह से लम्हे, मिनट, घंटे और दिन गुजर रहे हैं तो ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 4:17 यानी हरमीत आधी से ज़्यादा दुनिया तो सो रही होती है इस वक्त। तो आप उन बिल्डिंग्स की बात करें जो ऑफिस की बिल्डिंग बिल्कुल, थी, आपको खबर ही नहीं होती है। आप उन बिल्डिंग की बात करें जो ऑफिस की बिल्डिंग थी, लेकिन जो घर में सो रहे थे बहुत सारे, आपको पता है वहाँ पर एक फ्लैट्स का रुझान है, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग रहा करते हैं, वहाँ पर रिहाइश होती है लोगों की। तो जो लोग सो रहे हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई है, उनको ज़ख्मियों को निकालना कैसे है, कब तक ये ऑपरेशन पूरा किया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग अभी ऑपरेशन खुद अपनी मदद आपके तहत भी, और बाकायदा तौर पर अगर तुर्की इस्तंबुल की बात की जाए, और आपको पता है ये एक समुंदरी इलाका है, अगर हम तुर्की इस्तंबुल की बात करें तो वहाँ पर तक, स्वीडन तक अगर हम बात करें तो वहाँ तक ये सारे ग्रीनलैंड और डेनमार्क तक ये शिद्दत जो है इस जलजिले की महसूस की गई है। तो अगर हम इस्तंबुल की बात करें तो ये वो इलाका है जहाँ बिल्कुल। पर आप देख सकते हैं कि सी साइड है और आधा एशिया में और आधा यूरोप साइड में है। तो ख़ास तौर पर वहाँ पर अगर हम देखें तो समुंदर हमेशा अपने अंदर ये खौफ रखता है कि अगर जलजिला आता है तो वो कितनी शिद्दत का हो सकता है। तो ये अभी खौफ हम पर भी मौजूद है, क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी इस पर प्रिडिक्शन अब तक आ चुकी हैं। इस जल्जले को लेकर 3 फरवरी को एक प्रिडिक्शन कर दी गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि खुदा ना खास्ता इसी शिद्दत का जल्जला भी आ सकता है। तो खुदा खैर हम सबको महफूज रखे बिल्कुल, आपको अपनी। याद होगा कि सोहा, हिंदुस्तान में कोलकाता और इन इलाकों को जब एक किस्म का ज़लज़ला आया था, 2000 की बात है, कि पूरा कोलकाता और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो, क्योंकि वहाँ पे भी अपार्टमेंट्स में रहना, हाई राइजिंग बिल्डिंग जितनी भी हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर होते हैं। तो हम देख रहे थे कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो ज़मीन बोस हो गया था, और हलाकतों की जो तादाद थी वो इंतहाई ज़्यादा थी। 2 लाख से ज़ायद जो लोग थे वो ज़ख्मी हो चुके थे, और उसके बाद हमने देखा कि 50,000 से ज़ायद हलाकतें हुई थी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में ये सिलसिला हुआ। तो अब जो बात हो रही है कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, खुदा न खास्ता अगर हम यहाँ के हालात देखें, एक तरफ तो पाकिस्तान सैलाब से जिस किस्म की तबाहकारियाँ हुई हैं, 30 अरब डॉलर का एक नुकसान हमें हुआ है, वो अभी तक भरा नहीं है। कल मैं कुछ विजुअल देख रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था, बलूचिस्तान और कई इलाकों में जो लोग हैं आज भी इस सर्दी में भी वो बेयार व मददगार बैठे हुए हैं, इंतज़ार करें कि कोई आएगा, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आएगा या कोई ऐसा शख्स आएगा कि उनको कम से कम वो जो छत है वो कोई प्रोवाइड करेगा, 2 वक्त का खाना कोई देगा। तो इसका सिलसिला अभी तक अगर हम यहाँ पे देखें उसको हम नहीं भर पाए, और अगर अचानक खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो यकीनन बहुत बुरी सूरत हाल होगी, क्योंकि अमवात का जो खदशा है, जिस तरह हमने देखा है कि माजी में जिस किस्म का हुआ है, और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है, क्योंकि हम शहर से निकल कर जब हम जाते हैं देहातों की तरफ तो वहाँ पे कच्ची आबादियाँ जो है, बेतहाशा कच्ची आबादियाँ हैं, तो उसका गिरने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में मारगला टाउन
जो है वो जिस तरह गिरा था और हलाकतों की एक बहुत बड़ी तादाद, और आज भी हम जाते हैं जब अक्टूबर का महीना आता है 8 अक्टूबर, तो अब भी दुआएं होती हैं उन हलाकतें जो और हलाकतें हरमीत, हुई मैं थी आपकी ना उनकी इस सारे याद में डिस्कशन में एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि हम इसको ऑब्वियसली हम इसमें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भी लेंगे और करंट सिचुएशन जो वहाँ पर तुर्की में है वो उसको भी देखेंगे कि वहाँ पर वो क्या देख रहे हैं। लेकिन जब याद है मैंने इस चीज़ को ऐड किया था, गाजियान्तब वो सूबा है तुर्की का जो शाम के बिल्कुल साथ है, और जब मैंने ऑन ग्राउंड गाजियान्तब को विजिट किया तो शाम का बॉर्डर साथ लगता है। अब शाम और तुर्की दो ही ऐसी जगह है जो इस जल्जले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। शामी पनाह गज़ीन बड़ी तादाद में पनाह लिए हुए हैं गाजियान्तब में, और गाजियान्तब का है कि वो इस तरह का इलाका है जो एक ठंडा तरीन इलाका है। सबसे ज़्यादा हलाकतें भी उसी सूबे में अब तक रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि शाम बहुत करीब है, बॉर्डर एक साथ है, तो शाम में भी ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब तक तुर्की वाली साइड यानी गाजियान्तब वाली साइड जो है वो ज़्यादा मुतासिर है। शदीद सूरत हाल है, और सर्दी और क्लाइमेट चेंज, आप देखिए हरमीत, अगर हम इसे ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो अगर हम यूरोप साइड की बात करें, अमेरिका की बात करें, हमने इन तमाम ममालिक में दी है कि ज़िंदगी महदूद हो के रह गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर ये ज़लज़ला, फिर पाकिस्तान में आने वाला ये सैलाब, इस वक्त पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की जद में है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि वो इस वक्त क्या सिचुएशन वहाँ पे देख रहे हैं और पाकिस्तान की मदद के लिए वहाँ पर कौन कौन ना पहुँचा है। बताइएगा इस हवाले से कि ऑब्वियसली इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है और हम देख नहीं पा रहे, जो विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन आप वहाँ पर क्या देख रहे हैं? जी, मुझसे बात कर रही हैं? जी जी जी, फुरकान हबीब साहब, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? सर, खैरियत थैंक से? यू सो ठीक है, मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बल्कि मैं अभी हरमीत को यही बता रही थी कि जब मैं तुर्की गई, गाजियान्तब गई, तो गालिबन आप हमारे साथ थे और हमने पूरा तुर्की विजिट किया था, और गाजियान्तब को खास तौर पे शामी पनाह गज़ीनों को आपके साथ विजिट किया था हमने। इस वक्त वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप बताइएगा कि इतने शिद्दत 7.9 शिद्दत का जो ज़लज़ला है, उसके बाद इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं वो तो इंतहाई अफसोसनाक है। दिल भी रो रहा है और आपके आंसू भी निकल रहे हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान मदद के लिए वहाँ पहुँच चुका है। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, सूरत हाल बहुत ख़राब है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता जाऊँ कि जो ये ज़लज़ले की शिद्दत है, ये सरकारी तौर पर 7.7 जो है, कल सुबह जो आया था 4:17 पे जो आया था, जी जी वो जी, 7.7 की शिद्दत का ज़लज़ला था। ठीक है। जो और जो है बाद में जो दोपहर के वक्त आया था वो 7.6 की शिद्दत का ज़लज़ला था। हो और ये 1939 के बाद तुर्की में सबसे शदीद तरीन ज़लज़ला है, जो 1939 में एर्ज़नजान में आया था, और उसके बाद ये शदीद तरीन ज़लज़ला है। और यहाँ पे हालात जो है तकरीबन, ये ज़लज़ला जो है तुर्की के 10 सूबों जिसमें गाज़ियान्तब, अदाना, मेर्सिन, अदियामान, उर्फा, पूरे इलाके जो बॉर्डर है सीरिया के साथ, जो बॉर्डर शहर मिलते हैं, वो तमाम इलाकों में महसूस किए गए हैं। ये 10 सूबों के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन इसको महसूस किया गया, और 2921 अफराद जो हैं इस वक्त तक जाँ बाक हो चुके हैं। जो तुर्की के सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, जो तुर्की के टेलीविज़न रेडियो की तरफ से और तुर्की की खबरसां एजेंसी अनादोलू की तरफ से अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर किए जी जा जी रहे हैं, जी, उनके मुताबिक 2921 अफराद जो है वो इस वक्त तक जो है जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 15,880 अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं, और तकरीबन 60,000 के करीब अफराद जो है इस वक्त उनको मुख्तलिफ हॉस्टल्स वगैरह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर की तरफ से, नायब सदर की तरफ से इलाके को मुख्तलिफ टीमें भिजवाई जा चुकी हैं। पाकिस्तान की तरफ से 51 रुकनी टीम जो है वो इस वक्त जो है इस्तांबुल पहुंचने वाली, जी इस्तांबुल जी से जी, फिर आगे दीगर इलाके मुंतकिल कर दी जाएंगी। और आपको ये भी बताते जाऊं कि कल जो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जो है वो तुर्की के दौरे पर इज़हार हमदर्दी के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जी। अच्छा फुरकान साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर सड़कों साहब, की आपसे वापस जानना चाहेंगे जी जी क्योंकि जी, आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है हम देख रहे हैं कि वो भी जो है वो भी रिपोर्ट हो रहा है, तो आप वहां पे मौजूद हैं। एक तरफ तो खौफ है, दुख है, तकलीफ है, अपनों का बिछड़ने का दुख है, तो ऐसे में लोग सहमे हुए हैं। आप जब लोगों को देखते हैं और आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो अब कोई थमा है, रुका है, और खौफ कितना ज्यादा है वहां पे, आवाम आदमी कितना परेशान है, क्योंकि जाहिर बात है आफ्टर शॉक्स फिर अपनों का बिछड़ना।
जी हाँ, ये देखा जाए इस वक्त इलाके में तकरीबन बर्फबारी हो रही है, टेम्परेचर जो है वो -15 है, यानी ओ हो -15 के करीब है, और ओह मुसलसल जो है बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। गाजियांतेप में, उर्फा में, शानली उर्फा में, मेरसीन में, अदाना में, सारे इलाके जो है ठंडे हैं इस वक्त। -15 के करीब टेम्परेचर, आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से कितनी मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन इसके बावजूद ये तुर्की की रेस्क्यू टीम में जो है वो अपने दिन रात अपनी मेहनत लगी हुई इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी दुनिया के 58 ममालिक की तरफ से तुर्की को जो है रेस्क्यू टीमें भेजी जा चुकी हैं। इस वक्त सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके नायब सदर फवाद ने भी जो है वो इलाके का दौरा करने में, जबकि नायब सदर रात ही पहुंच चुके थे, उन्होंने इलाके का दौरा किया था, और इस वक्त जो है बाकी ममालिक की तरफ से पैगाम भी मसूल हो रहे हैं। इस वक्त जो है अवाम को जो है वो आफ्टर शॉक्स की वजह से, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, आफ्टर शॉक का सिलसिला जो है वो तकरीबन 1 महीना मजीद जारी रहेंगे, जो इतलात मसूल हो रही हैं। इस वक्त लोग जो है वो घरों के अंदर भी रहना नहीं चाहते जो है बाहर, लेकिन बाहर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, -15 है, वह बाहर रहना भी बड़ा मुश्किलात पेश आ रही है। इसलिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है वो कम्बलों की महसूस की जा रही है, और पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से टेंट वगैरह भी और कम्बल वगैरह भी इमदाद साजो सामान भेजा जा रहा है। जी डॉक्टर फुरकान, ये कहिएगा गाजियांतेप साइड जो है वहाँ पर शामी पनाह गजीन भी बड़ी तादाद में पनाह लिए हुए हैं तुर्की में ख़ास तौर पर, और वो उनके कैंप्स भी बनाए गए हैं वहाँ पे। अब तो उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? सर्दी के अलावा और मजीद क्या रुकावटें हैं? मतलब वहाँ पे सड़कों की क्या सूरत हाल है? इतने शदीद ज़लज़ले से सड़कें भी मुतासिर होती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में और क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? जैसे कि आपने कहा, अब आपने इसको क्लियर किया है कि 2 ज़लज़ले, हम तो 3 की बात कर रहे थे, सुबह जो है वो 7.7 और दोपहर को आने वाला ज़लज़ला जो है इसकी शिद्दत 7.6 थी। आफ्टर शॉक्स 1 घंटे में 80 से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये बताइएगा कि सड़कों की सूरत हाल क्या है और क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? हाँ, सड़कों की है कि इस वक्त जो इलाके में पेट्रोल की किल्लत महसूस की जा रही है, जिसका फौरी तौर पर सदर ने और नायब सदर ने इसका हल कर लिया, और उस फौरी तौर पर मुख्तलिफ जो है टैंकर्स के जरिए इलाके को रवाना कर दिए गए हैं। ट्रैफिक की बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। अलबत्ता जो है अब हवाई अड्डे जो है वो दोनों बंद थे, जबकि अदाना का हवाई अड्डा भी और दीगर हवाई अड्डे भी खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक जो है वो खोल दी गई है, ट्रैफिक में कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही है, रास्ते खुले हैं। लेकिन जिस इलाके में ये इमदादी सरगर्मियाँ जारी है वहाँ पर अलबत्ता जो है, क्योंकि सड़कें भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं, वहाँ पर पहुँचने की मुश्किलात पेश आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुँची हुई हैं। तुर्की की रेस्क्यू टीमें, आपको पता होगा कि दुनिया भर में बड़ी मानी पहचानी जाती हैं, बड़ी एक्सपर्ट हैं ये, तो वहाँ पे ये इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी रखे हुए। अभी सुबह भी दो तीन जो है इंसानों को जिंदा बचा लिया गया है, उम्ररसीदा अफराद को जिंदा बचाने का सिलसिला जो अभी भी जारी है। ये देखें, ये सिलसिला जो है कल शाम तक जारी रह सकता है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप किसी को बचा सकते हैं तो जिंदगी बढ़ सकती है, उसके बाद बचाना जो है वो एक मोजज़ा ही होता है। डॉक्टर फुरकान, ये भी डॉक्टर साहब, आपने जो बात की कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि -15 है, बर्फबारी हुई है, सर्दी है, घरों की छतें गिरी हुई हैं, और कहीं ना कहीं अगर नहीं गिरी तो लोगों को खौफ है कि वो अगर अंदर रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज़लज़ला दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ऐसे में बच्चों की भी तादाद होगी, ख़वातीन की भी होगी, तो मेडिकल टीम, क्योंकि ऐसे में दीगर बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, तो क्या मेडिकल टीमें पहुंच चुकी हैं, काम हो रहा है उस पर भी? हाँ जी, 6000 के टीम जो है तिब्बी अमला जो है वो इलाके में पहुंच चुका है। वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तुर्की के वज़ीर सेहत ने इस सिलसिले में बयान दिया है कि हम पूरी तरह जो है जो लोग ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, बल्कि उनको खुसूसी त्यारों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए इस्तांबुल, अंकारा वगैरह अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए, करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। सेहत के मामले में सेहत का जो शोबा है बड़ी तरीके से, बड़े सही तरीके से, बड़े फाल तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, जबकि दीगर जो है इनकी इमदादी रेस्क्यू टीमें भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, आप देख सकते होंगे कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बगैर किसी खराबी के, बड़े सुकून से, बड़े तहम्मुल से जो है वो अपनी इमदादी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। ये देखिए, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कम कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स की बात की जाए या उदारे जो मदद करते हैं वो एक्टिव हैं तुर्की में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद बाकायदा इन तमाम डिपार्टमेंट्स को विजिट किया है, तो हाँ सब लोग जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं, वेल इक्विप्ड हैं और मदद के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर तादाद की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी फैक्ट एंड फिगर्स दिए जा रहे हैं कि ये तादाद इस हद तक जा सकती है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जो हलाकतों की तादाद है या जो ज़ख्मियों की तादाद है वो अब 14-15 हज़ार से भी ऊपर जा चुकी है, ये तादाद कितनी ऊपर जा सकती है?
देखिए, इस वक़्त जो मैं बताया कि इस वक़्त जो सरकारी तौर पर दादो-शुमार जारी किए गए, उनके मुताबिक 2,921 अफ़राद जो है जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 15,880 अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी हैं इस वक़्त जो है। और इसके जो मरने वालों की तादाद के बारे में ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है, ये तकरीबन 5,000 के करीब-करीब पहुँच सकता है, जो दादो-शुमार बता रहे हैं। और ज़ख्मियों की तादाद में शायद इतना इज़ाफ़ा ना हो, लेकिन जो कुछ भी है, जो शदीद ज़ख्मी हैं, जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, वो मरने वालों की तादाद उनके बारे में ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये 5,000 के, क्योंकि इस वक़्त 2,921 अफ़राद जहाँ बाग हो चुके हैं, मज़ीद जो है ख़दशा ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये इलाके ऐसे हैं जहाँ तक अभी तक रसाई नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद जो है पूरी तरह से रेस्क्यू टीमें जो हैं पूरे इलाकों में ड्रोन्स की वजह से हर तरह की इमदादी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जी। ठीक है, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और बहुत सारी ऐसी मदद पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के लिए, आपके लिए, गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से। हम सब दुआ गो हैं कि इस मुश्किल वक्त से इस मुस्लिम दुनिया में जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, ख़ासतौर पर तुर्की में, अल्लाह पाक उन सब की मदद करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ने हमें वक्त दिया। और चूँकि ये तैयब रजब उर्दगान के पर्सनल ट्रांसलेटर भी हैं और पाकिस्तान में भी क़याम करते रहे हैं, तो ये इस हवाले से बेस्ट ब्रीफिंग दे सकते थे जो अब तक सूरत हाल और फैक्ट फिगर्स इनकी तरफ से दी गई हैं। होपफुली कि वहाँ की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। बाद में आप जानते हैं कि पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद अब ये जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पहले इस बारे में अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो वो इस चीज़ पर भी सोच विचार कर रहे थे कि ये जो है वो तदफीन यहाँ पर की जाए, उन्हें पाकिस्तान ले जाया जाए या नहीं ले जाया जाए। लेकिन हरमीत अब इस चीज़ का फैसला कर लिया गया और वो कराची अब पहुँच चुके हैं और वहीं पर जो है वो तमाम तर रसूमात अदा की जाएंगी। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और कराची, क्योंकि हमने देखा कि अगर उनकी ज़िंदगी का मुताले किया जाए तो आगरा से 4 साल की उम्र में वो कराची आए और वहाँ पे ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा वहाँ से उनकी हुई, पूरी फैमिली की। वही उनका इलाका था और एक वक्त ऐसा था कि जब वो हुक्मरान थे पाकिस्तान के, तो कराची को सबसे ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी। और कराची में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, यानी आप उस वक्त का जो कराची था उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ देखी थी कि जो उसका क्रेडिट भी मुशर्रफ साहब को ही जाता था। उन्होंने जिस तरह काम किया। फिर हम अगर बल्दियाती निज़ाम की बात करें तो बल्दियाती निज़ाम आज भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि बल्दियाती निज़ाम को साइड पे कर दिया जाए, क्योंकि सारा असर रसूख जो होता है यानी हल्के का या दीगर चीज़ों का, तो वो बल्दियाती निज़ाम के नुमाइंदों के पास ही होता है। तो बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करने में ही मुशर्रफ साहब का याद था। बहरहाल अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह उनकी मैयत जो है वो कराची लाई गई है और आज नमाज जनाजा जो है वो अदा भी की जाएगी। हम ये भी देख रहे हैं कि MQM की जानिब से, क्योंकि हम हम देखते हैं कि एक वक्त जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ वादे भी करते हैं, लेकिन जैसे इक़्तिदार से आप उतरते हैं तो फिर बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बदल जाते हैं। तो हमने ये देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ के ऐसे साथी जो आज कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी में हमें नज़र आते हैं या तहरीक इंसाफ में या हमें नून लीग में नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो हैं, कई लोगों ने बहुत फ़ायदे उनसे उठाए, बहुत ज़्यादा उनकी वजह से ताकत में आए, बहुत बड़े ऐसे नाम हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं खामोश है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें MQM और काफ लीग की जानिब से जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो जनाजे में भी शिरकत करेंगे और परवेज़ मुशर्रफ के बारे में ठीक कह रही कि वक्त ऐसा होता है कि क़ुदवतें दावतें जो है भुला कर आपको शरीक होना भी चाहिए। तो आज कराची में तदफीन की जाएगी खुसूसी तैयारी के ज़रिए। जस्ते खाकी उनका जो है वो पाकिस्तान कराची पहुँचा दिया गया है। मलीर कैंट का खास तौर पर इलाका है पोलो ग्राउंड, जहाँ पर ये नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, डेली डोज पर चलते हैं और डेली डोज की पहली खबर आपको देते हैं। ऑब्वियसली हम हमेशा कोशिश कर हर तरह की खबर, हर तरह के इमोशंस जो हैं उसको फेस करके आप तक पहुंचा जाए। और अब चूँकि हमने तुर्की की बात की,
हमने साबिक सदर की बात की और अपना टिपिकल रनडाउन जो है हमने उसको भी पूरा करना होता है। तो आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको डेली डोज की पहली खबर देते हैं। एक रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि हमने आपसे आज की टॉप स्टोरीज में डेली डोज में शेयर करना है। दुनिया का सबसे बड़ा ये केक ड्रेस बनाया है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। स्विस बेकर नताशा जो है इनका ताल्लुक बेसिकली स्विट्जरलैंड से है और कैन यू इमेजिन कि इस केक का जो वेट है हरमीत वो 131 किलो है। तो दुनिया में बहुत मुख्तलिफ चीज़ें भी हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन अनोखी और अमेजिंग खबर भी होती है। तो इसलिए आपको भी इसके हवाले से बताना पड़ता है कि किस तरह से इस केक को बनाया। और ये एग्जीबिशन था बेसिकली स्विस एग्जीबिशन जिसमें लाइव बेकिंग की है और उसके बाद ये भी देखा जा सकता है इस वीडियो पिक्चर में कि तमाम इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इस केक को खा भी रहे हैं जो शायकीन वहाँ पर आए हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया गया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं मुनफरिद चीज़ें करके लोग ख़बरों में रहना पसंद भी करते हैं। और अगर इसमें आप देखें तो हमने केक, वैसे तो इस किस्म के केक जो होते हैं हम छोटे मोटे केक से गुजारा करके बर्थडे जो सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी दुनिया जो है उनकी कोशिश होती कि नई नई चीज़ें जो हैं उनको सामने लाया जाए। और अब आप देखेंगे अब पूरा का पूरा आपको खड़ा रहना पड़ता है और कितना टाइम लगा होगा, उसके लिए भी एक मेहनत दरकार होती है। और फिर उसके पूरी ड्रेस को सजाना और ड्रेस को सजा के केक, और फिर उस पर भी ज़ाहिर बात है केक को बनाना जो है वो भी कोई आसान काम तो नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें तो बड़ी खूबसूरत ड्रेस, जैसे वो बारबी डॉल जैसी ड्रेस इसको बनाया और सजाया है, तो मजे की है। वैसे ये ट्रेंड में भी है कि एक आम केक से तो बर्थडे आजकल होती नहीं है। बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या XYZ कोई भी इवेंट हो, आप कस्टमाइज केक जो आपकी पर्सनालिटी होती है उस पर डिपिक्शन आ रही होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खेल पसंद है, आपको जिम पसंद है, मेकअप पसंद है या ब्रांड्स पसंद है, तो वो सारी चीज़ें आजकल कस्टमाइज केक पर आ जाती हैं। ऑल्दो ये एक बेकर की एक्सपर्टी है और हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर नताशा को है जो बेसिकली उनका ताल्लुक मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड से है और उन्होंने ये रिकॉर्ड दर्ज किया। सो अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली डेली डोज की खबर जो है बेसिकली वो उन तमाम लोगों के लिए है जो शायकीन है मूवी के और ख़ासतौर पर 3D मूवी या एक्शन मूवी या फिक्शन या फिर आप उसको फैंटेसी भी कह सकते हैं। लेकिन अब आपको इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी एप्लीकेशन मिनी मूवी मेकर बनाई है जिसके ज़रिए आप वीडियो एक रूम में भी बना सकते हैं और उस रूम में जब आप वीडियो बना रहे हैं तो इर्द गिर्द आप कुछ भी एनिमेटेड यानी वो 3D इज्साम भी हो सकती हैं, डायनासोर भी हो सकती हैं, फैंटेसी बटरफ्लाइज भी हो सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। घर के कमरे में इसको आप फिल्मा सकते हैं और फिल्मी सेट बनाने वाली एक आसान एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च हो चुकी है। और आपको पता है हरमीत, हम नॉर्मली स्क्रीन पर क्रोमा भी यूज़ करते हैं, ऑगमेंटेड टूल भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ सिमट कर एक छोटी सी एप्लीकेशन में आ गया जिसको आप कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बड़ी मुख्तलिफ हैं और कहीं ना कहीं मुनफरिद भी हैं और मुनफरिद होने की वजह से जो है लोग क्योंकि हर चीज़ जब नई मार्केट में आती है तो लोग उसकी तरफ आगे जाते हैं। और आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे फिल्म को अगर हम देखें, ड्रामा को देखें या न्यूज़ को देखें तो कहीं ना कहीं क्रोमा का जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में अगर इस किस्म की चीज़ें भी आ रही हैं और जिस तरह आप बात करी हैं कि पूरा सेट जो है फिल्मी सेट की जो एप्लीकेशन है वो भी आई है, तो आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती कि ये जो फिल्मी दुनिया है उनमें भी थोड़ा रहा जाए। तो अगर आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं और उसी दुनिया में रहना चाहते हैं तो कम से कम इस ऐप से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको खबर देते हैं कि अमेरिका में एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर किताब तो किसी ने ली लेकिन वापस करना भूल गए। लेकिन भूले भी तो कितनी देर बाद याद आया, 43 साल बाद याद आया कि ये किताब तो मैंने वापस करनी है। अब उन्होंने की है या उनके पोतों ने की है या उनके पर पोतों ने की है, हमें नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली कोई दूसरी तीसरी नस्ल ही होगी जिसने ये बुक वापस की होगी। अब ये बुक 43 साल बाद जो है वो इस लाइब्रेरी को ये किताब वापस की गई है। अब तक दर्ज नाम नहीं है कि किताब ली किसने थी, लेकिन इसकी तारीख, जिस तारीख पर इसको वापस आना था वो है हमारे पास 23 मार्च 1980 यानी 1980 में इस किताब को वापस किया जाना था कि नहीं किया। लेकिन ईमानदारी की इंतहा तो देखिए उम्मीद के 43 साल बाद भी वो किताब वापस करके गए हैं।
हाँ, ये बड़ी बात है कि भाई इतने अरसे बाद, वरना मुझे तो अपने कॉलेज का ज़माना याद है, मैं बुक ले लेता था और फिर मेरा दिल नहीं करता वापस दे दूं, और उसके बाद फिर जुर्माने लगते थे और फिर जाके कहीं वापस क्लास में एंट्री नहीं होती थी हमें, तो फिर हमें बुक जो है मजबूरन देनी पड़ जाती थी। लेकिन आप ये देखें कि ईमानदारी की इंतहा है कि 43 साल बाद भी उसने कहा कि भैया लौटा ही देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको वापस करना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। हमें क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस वक्त हम देख सकते हैं कि जहां पर जेल भरो तहरीक की बात की जा रही है, वहीं इलेक्शंस ना होने की वजह से और इलेक्शन के डिले की वजह से वज़ीर क़ानून ये कहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए किसी किस्म के कानून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो अभी सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि PTI के मुख्तलिफ अरकान और मुख्तलिफ लीडरान को जो है वो पकड़ा भी जा रहा है, छोड़ा भी जा रहा है, गिरफ्तारियाँ हो भी रही हैं, रिहाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हामिद खान अल-मशरकी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट है और हमें ज्वाइन किया आज के शो के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कहिएगा कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है या फिर ये माशी बदहाली है, ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ स्टेटमेंट मुख्तलिफ पार्टी लीडरान की जानिब से आती जाती रहती है। अभी इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे आप क्या समझते हैं? हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमती नुमाइंदे जो है, फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट आई थी कि मुझे बड़े लोगों का फ़ोन आया पार्टीज़ में से और बड़े लीडरान का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है इन किस्म की गिरफ्तारियों में। लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ये सियासी इंजीनियरिंग लगती है आपको, ये क्या सूरत हाल है? जी सोहा, देखिए बात ये है कि हुकूमत अपने से गर्द तो नहीं झाड़ सकती है, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से ही गिरफ्तारियां हैं। और उसके बाद हाँ, ये बात एक सवालिया निशान है कि उनको रखा कहाँ जाता है, उनके साथ कौन कौन आके उनसे तफ्तीश करता है या किस तरह की बात हो रही है, इसके ऊपर ज़रूर बात हो सकती है और होनी चाहिए। लेकिन ये हुकूमत का कहना है कि जी हम इन्वॉल्व नहीं है, ये किसी सूरत भी मानने वाली बात नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी हैरत मुझे ये होती है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब APC बुलाते हैं और कहते हैं जी कि मैं चाहता हूँ सारी पार्टियां आए, मुल्क की माशी सूरत हाल के ऊपर बात करें। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप गिरफ्तारियां करेंगे तो उसी पार्टी के लीडर कैसे आपसे आकर बातचीत करेंगे? ये एक नामुमकिन सी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत सही मानों में संजीदा है माशी इस्तेहकाम के लिए, IMF से कामयाब मुज़ाकरात के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कराने के लिए, तो फिर हुकूमत को ये तासुर ख़त्म करना होगा कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। हुकूमत को ये तासुर ख़त्म करना होगा कि जो है वो सियासी इंतकाम का किसी को निशाना बनाया जा रहा है या मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इस तरह करने से जो है वो मुल्क की मईशत को मज़ीद नुकसान होगा, अवाम को मज़ीद तकलीफ होगी और ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। मैं ये समझता हूँ मौजूदा हालात के अंदर ना हुकूमत की तरफ से किसी किस्म के, चाहे वो फवाद चौधरी हों, शेख रशीद हों या किसी की भी गिरफ्तारी, या जैसे रात को देखें परवेज़ इलाही के घर पर छापा पड़ता है, पुलिस आती है, वीडियोज़ आती हैं, इस सब से आप मज़ीद जो है डिस्टेबिलिटी ला रहे हैं, सियासी तौर पर गैर इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं और मुआशी IMF से मुज़ाकरात आपके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ हामिद साहब, अगर हम देखें, एक तरफ तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हाई कोर्ट की जानिब से भी इस पर बरहमी का इजहार भी हुआ है कि भाई गिरफ्तारी एक जगह होती है, मुकदमा एक जगह दर्ज होता है, फिर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों से जो है, मुख्तलिफ सूबों से अचानक जो है मुकदमात की जो है सूरत हाल है वो सामने आ जाती है। एक तो ये सिलसिला है। दूसरी जानिब IMF ने जो है ये शर्त रखी है कि अपोजिशन जो है वो भी श्योरिटी देगी इस पैकेज के लिए। तो आपको लगता है कि अब खान साहब के पास ऑप्शन है? एक तरफ तो ये खबरें भी गर्दिश करी कि खान साहब की नाअहली के जो मामलात हैं वो भी बड़े सरगर्म है और कहीं ना कहीं खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और उस पर मुकदमात दर्ज होने की बात है। तो ऐसे में खान साहब क्या कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि अब शर्त खान साहब पर भी लागू होती है अगर IMF का पैकेज नहीं मिलता, क्योंकि अब सारा अगर हम सूरत हाल की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ IMF पर ही डिपेंडेंट है। तो ऐसे में खान साहब की अब कितनी ज़रूरत पड़ेगी और खान साहब कितना फ़ायदा उठा सकते हैं अपने केसेस के हवाले से? हरमीत, हकीकत कहूँ तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि $1.5 अरब के लिए पूरा मुल्क का मुआशी निज़ाम रुका हुआ है और IMF पे डिपेंड कर रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ पर ये बात है, वहाँ दूसरी बात ये है कि ये जो IMF के हवाले से बात की जा रही है,
ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, ये स्पेकुलेशन है। जब हुकूमत ने इसके बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया या इतराफ़ नहीं किया, तो अगर तो ये बात हकीकत है, मैं इसके ऊपर अभी भी थोड़ा-सा डाउटेड हूँ कि आईएमएफ डायरेक्ट इस तरह का मुतालबा कैसे कर सकती है। पूरी दुनिया में अपोज़िशन और शैडो गवर्नमेंट का काम होता है हुकूमत के काम पर तनकीद। सो ये एक्सपेक्ट करना आईएमएफ का कि जी वो हुकूमत जो है वो अपोज़िशन की भी रज़ामंदी ले, ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन दूसरी जानिब अगर इसमें हकीकत है तो फिर ये बात वाज़ेह समझ आती है कि आईएमएफ ये बात वाज़ेह तौर पर समझ चुकी है कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई कमज़ोर, गैर पॉपुलर है और इसके फैसलों की बाद में तौसीक कराना मुश्किल होगा। इसलिए ये चाहती है कि जी मौजूदा अपोज़िशन यानी इमरान खान जो हैं सबसे बड़ी पार्टी के पॉपुलिस्ट लीडर हैं, वो इस पर जो है वो मोहर सबत करें और आईएमएफ जो भी डील हो उसको अभी से मान लें। तो क्या आईएमएफ ये समझती है कि आइंदा आने वाले हुक्मरान इमरान खान हैं? और हम सब ये भी कहिएगा कि सवाल। इस चीज़ को भी ऐड कर लें कि उनके मुतालबात में आईएमएफ के चीफ नॉर्थन पॉटर जो पाकिस्तान में मौजूद है, उनके मुतालबात में एक मुतालबा ये भी है कि अपने अपोजिशन से मामलात को ठीक किया जाए। अब ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 7 से, अब इसको 9 तारीख कर दी गई है, तारीख भी आगे कर दी गई है। असद उमर साहब भी वही स्टेटमेंट देते हैं जो भी आपने दी है कि जी एक तरफ आप तो उनके तमाम लीडरान को या उनके पार्टी के लोगों को पकड़ रहे हैं, रिहा कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने कहते हैं कि आए जी मिलके बैठते हैं। तो ये तारीख भी आगे की है और आपको क्या लगता है कि चले इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मुल्क की सियासी या माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए कंसीडर करना चाहिए इमरान खान को इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को? देखिए बात ये है कि इमरान खान ने जिस अंदाज में पिछले 8-10 महीने में सियासत की है और जिस तरह इमरान खान ने स्टांस लिया हुआ है एक्सट्रीम, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान किसी सूरत भी इलेक्शन के वाज़े ऐलान के बगैर इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में आने पर राजी नहीं होंगे। हाँ, अगर इमरान खान राजी होंगे तो वो यही बात पर होंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए सोहा, इमरान खान का एक पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी इमरान खान को। इमरान खान का एक सियासी बयानिया बन चुका है जिसके अंदर 2 ही बातें हैं। एक ये कि फौरी तौर पर निगरान हुकूमत का क़याम और इलेक्शन। उसके लिए इमरान खान ने अपनी पंजाब की असम्बली कुर्बान की, केपीके की असम्बली को खुद डिसॉल्व किया। तो इस सूरत-ए-हाल के अंदर अगर इमरान खान एपीसी में बैठ जाते हैं इन 2 मुतालबात को पूरा कराए बगैर, तो खुद उनके वोटर को भी धचका लग सकता है। इमरान खान की जो सियासत है उसको भी धचका लग सकता है। लेकिन वहीं पर मैं कहूँगा कि हो सकता है कि अगर इमरान खान एपीसी में शिरकत करें तो इसका इमरान खान को पॉजिटिव रिस्पांस ये मिले कि फौरी तौर पर इदारों की तरफ से भी दबाव आए और बगैर मुल्की इदारों की तरफ से भी कि जी आप अब मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएं, जहां इलेक्शन का ऐलान करना है उसको ज़रूरी तौर पर किया जाए। तो इमरान खान के लिए पब्लिकली चॉइस ये है कि इमरान खान नहीं जाएंगे, और लेकिन टेक्निकली अगर सोचा जाए तो इमरान खान चले जाएं तो इसमें कबाहत कोई नहीं है। लेकिन फिर बात यह कि क्या इमरान खान को बोलने का मौका मिलेगा, क्या इमरान खान खुल के बात कर सकेंगे? एक जानिब आप इमरान खान पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की बातें कर रहे हैं, एक जानिब नाअहल करने की बातें कर रहे हैं। तो सूरत हाल ऐसी कर दी गई है कि हुकूमत की तरफ से 2 लोग गुड कॉप खेल रहे हैं तो 2 लोग बैड कॉप खेल रहे हैं। तो गुड कॉप और बैड कॉप के खेल में आप इमरान खान को अगर इस तरह घसीटेंगे या कहेंगे तो इमरान खान के लिए मुश्किल होगा। वहीं पर अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, विजडम ज्यादा दिखाएं और खुद आगे आए और खुद इमरान खान साहब को दावत दें, तो फिर शायद सूरत हाल कहीं बेहतर हो सकती है। ठीक है, हम सब थैंक यू सो मच स्टूडियो। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने मशरूत कर दिया है केपीके और पंजाब इलेक्शन से इस जेल भरो तहरीक को। अब क्या होगा ये देखना भी बाकी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स द सेकंड आवर ऑफ द शो और सेकंड चांस तो भाई आपको मिलना चाहिए, बिकॉज आप जब भी रियलाइज कर ले, जिस दिन भी सुबह उठ के आप रियलाइज कर ले, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से शुरू कर लेते हैं। तो इट्स अ सेकंड चांस, क्योंकि पहला चांस आपको अल्लाह ने दिया था लेकिन आपने बिल्कुल उसके साथ इंसाफ नहीं किया, जस्टिस नहीं किया आपने उसके साथ। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं डिस्कशन कर रही थी, उनको आप देखेंगे तो इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वो ऐसी है नहीं, वो ऐसा रखती हैं खुद को। तो उन्होंने एक बिल्कुल टर्म यूज़ की, वो की तपस्या। तो भाई आपको अपने आप को फिट रखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होता। चलिए आपकी मुलाकात कराती हूँ फौरी तौर पर डॉक्टर सहर चावला स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? I'm good. Thank you so much for joining us today. Good to see you. Always. Likewise. अब बताइएगा कि अगर हम देखें सिचुएशन
तो अभी हमने ये बात की है कि हम डाइट भी करते हैं, डिज़ाइन इतनी चीज़ें हो गई है बाहर मार्केट में, वो कीटो हो, वो प्रोटीन डाइट हो, XYZ हो, लेकिन या लोग डाइट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ये जो इत्तेदाल और बैलेंस है ये हम नहीं कर पाते। क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ये बताएं। अच्छा सोहा, अभी हमारी बात हो रही थी ऑफ एयर, और यही बात हो रही थी, आपने वो मुझसे कुछ क्वेश्चन किया, मैंने कहा नहीं ये मजमुआ है, इट्स एन एमलगमेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आई जस्ट टोल्ड यू आई रिसेंटली मिस्ड अ डिनर, बिकॉज अगर आप डिनर पे जाएंगे, आप लेट जागेंगे और फिर उसके बाद आप सुबह लेट उठेंगे, आप वर्जिश नहीं कर सकेंगे, सब कुछ आपको साथ रखना है। लेकिन जो इसकी कोर बनाती है ना, जो बेस बनाती है, वो डेफिनेटली आपकी डाइट बनाती है, बिकॉज डाइट इज व्हाट यू आर फीडिंग इनटू योर सिस्टम। डाइट वो है जो आप अपने सेल्स को फीड कर रहे हैं, और डाइट थैंक गॉड अब इस पर थोड़ी साइंटिफिक अवेयरनेस आना शुरू हो गई। इट इन्फ्लुएंसेस योर डीएनए, जो चीज सीधा आपके जीन, जहां मेडिसिन नहीं एंटर हो सकती, और वहां आप जीन में मेडिसिन डीएनए में नहीं एंटर हो सकती, लेकिन आपके न्यूट्रिएंट एंटर हो सकता है, तो क्या वो आपकी बॉडीली फंक्शंस और आपकी डे टू डे रूटीन को अफेक्ट नहीं करेगा? हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्व्स, ये हमारी डाइट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एंड आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इट इज वाइड स्प्रेड नाउ। अच्छा, आपको पता है डॉक्टर सहर, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो कि हम नहीं करते। चलिए हम अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो इस मुश्किल में है कि यार जल्दी सोया भी नहीं जाता, जल्दी उठा भी नहीं जाता। कोई ऐसा हल बताएं जो आसान भी और हम काम करना शुरू कर दें, बिकॉज ग्रेजुअली शुरू में आपको पता है कि जब इनिशिएटिव लेना हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो कुछ करना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू स्टार्ट इवन कि या कैसे शुरू? अब आपकी तो लाइफ स्टाइल है, अब 8 बजे डिनर पे नहीं गई, क्यों? क्योंकि आपने सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी है, आपकी एक रूटीन है जो डिस्टर्ब ना हो। अब जिसने 11 बजे भी नहीं सोना, 1 बजे सोना, वो सारा दिन में क्या करे? जिसने 11 बजे भी नहीं सोना, 1 बजे सोना, वो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ना करे अपने बारे में, ठीक है? क्योंकि बिकॉज आपको थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट द थिंग इज दैट कि आपको कहे फाइन, इट इज नेवर टू लेट। अगर आपकी आदतें बहुत ज्यादा खराब हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट 100% फ्रॉम योर सेल्फ पहले दिन। स्टार्ट ग्रेजुअली। ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन आप शाम के 5 बजे डिनर करें, आप अगले दिन 1 घंटा वर्कआउट करें एंड यू आर फीलिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इट जस्ट कांट हैपन। मैं अपने क्लाइंट्स को भी, जो बहुत लाडले, अपने ही लाडले और खुद से बिगड़े हुए क्लाइंट्स आते हैं, उनको भी मैं वीक बाय वीक चेंजेस कराती हूँ। स्टार्ट विद 20 मिनट्स, स्टार्ट विद 25 मिनट्स। पहले दिन से डाइट चार्ट मत स्टार्ट करें, इस हफ्ते सिर्फ शुगर क्विट करें, अगले हफ्ते फ्राइड क्विट कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जाएं, किसी कोच के साथ जाएं, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दैट। सारे रिलीजियस बिलीफ्स ऐसे हैं कि हमें कोई देख रहा है, हमें हैंकी पैंकी नहीं करनी, यू नो। हाँ, तो आपका जब कोच, आपका मेंटोर जो है वो आपके साथ होता है, तो इट इज ईजियर टू मेक चेंजेस एंड डू नॉट मेक, और वो डॉक्टर्स और वो कोचेस भी जो सब लोगों की, अपने क्लाइंट्स की चेंजेस एकदम कराते हैं, इट इज नॉट द राइट वे टू डू। ठीक है, हर एक के केस में एक मोटिवेशन होती है। मेरे केस में आई वोंट लाई, देयर इज अ मोटिवेशन, दिस इज माय फील्ड, I have to be like this, तभी आपके मुंह से बात भी अच्छी लगती है ना। अच्छा, ये मेरे लिए भी लाएंगे डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि ड्रास्टिक अच्छा चेंज आ जाएगा। डॉक्टर सहर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने जो जिक्र किया डाइट के हवाले से, हम बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टेलीविजन पे या यूट्यूब पे आपका या बहुत सारे दोस्तों का प्रोग्राम देखते हैं और सीधा आके डाइट पे आ जाते हैं और वो पूरे प्लान जो है एक साथ पे उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। उसका कितना नुकसान है थोड़ा सा ये बताइएगा। और दूसरी बात, हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, अब मेरी अपनी आदत तो है कि भैया सुबह उठना है, सुबह वर्जिश करनी है और जिम जाना है, नहीं जाऊंगा तो पूरे दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, ये आदत बन गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों की एक आदत है कि वो वीक में सोचते हैं कि चलो 2 दिन या 3 दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे या बाहर चले जाएंगे हाइकिंग पे। आप उसको कैसे देखती हैं? क्या उसको रेगुलर बेस पे करना चाहिए या 2-3 दिन भी काफी है आपके लिए, को गुजारा हो सकता है, उसके साथ फिटनेस रह सकती है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हरमीत, बड़ा ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक यू, ठीक है, हु इज यंग, हु कैन अफोर्ड टू वर्कआउट, जिसकी बॉडी यूज्ड टू है वर्कआउट के लिए, 5 days a week और इवन 6 days a week इज ओके। एटलीस्ट एक दिन मैं रिकमेंड करूंगी 48 आवर्स आपकी बॉडी को चाहिए। आपको देख के मुझे आइडिया, और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते होंगे, एंड्योरेंस भी करते होंगे। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का जो लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, 48 आवर्स यू नीड फॉर रिकवरी, तो हफ्ते में 5 दिन इज मोर देन एनफ। समवन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट समवन हु इज अबाउट
45 और अर्ली 50s और जिनको वर्कआउट की आदत नहीं है, अगर वो हफ्ते में 2 दिन से स्टार्ट करेंगे और वो अपना कांस्टेंट 3 days अ वीक भी रखेंगे ना, दैट इज मोर देन इनफ. अ वुमन विद वीक बोन्स फॉर एग्जांपल, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट हर, और अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन, और इवन अगर पोस्ट मेनोपॉजल नहीं भी है, पीरियड्स खत्म नहीं भी हुए, हड्डियां कमजोर हैं, जेनेटिक हिस्ट्री है, वो हफ्ते में 5 दिन कैसे वर्कआउट कर सकती है? अगर वो 2 दिन भी वर्कआउट कर लेती है, हम उसके विटामिन डी, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखते हैं, तो इट इज ओके. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फिर मैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ आऊंगी. आपने कहा जो यूट्यूब पे देखे एकदम से डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, मैंने अभी यूट्यूब पे ये वीडियो भी की थी, वो भी लोग देख लें कि किसी का डाइट प्लान कॉपी नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. एवरीबडी, हमने इस पे शायद लास्ट टाइम बात भी की थी रब साहब के साथ भी, कि एवरीबडी हैज देयर यूनिक बायोकेमिस्ट्री. फॉर मेरी बॉडी के लिए गंदम कैन डू वंडर्स, किसी और की बॉडी के लिए गंदम कैन बी अ डिजास्टर. फॉर एग्जांपल साइनोसाइटिस वाले को, राइनाइटिस वाले को, बलगम वाले को हम गंदम नहीं देंगे, ठीक है? जिसकी बॉडी में हीट स्ट्रेस है, फ्लशेस हो रहे हैं, टेकिकार्डिया हो रहा है, ब्रोकन स्टूल आ रहा है, हम उसको गंदम देंगे. ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया. आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस. सो डाइट प्लान तो किसी का भी कॉपी नहीं करना चाहिए. अच्छा, आपको पता है एक और अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है कि फॉर एग्जांपल आज किसी डाइटिशियन के पास आप जाते हैं ना, जैसे आपने कहा कि आपको भी ख्याल करना चाहिए. अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं तो ये आपके लिए भी अलार्मिंग है कि वो आपसे कहे कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कल से अपनी जिंदगी बदल दो. ऐसा हम कर नहीं सकते और ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि अगर 30 या 20 मिनट्स रोजाना की बुनियाद पर, अब वो खवातीन जो घर में काम करती है, सारा दिन किचन में खड़ी रहेंगी, बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, हर चीज करेंगी, एंड दे सेड वी आर डन विद आवर वर्कआउट फॉर टुडे, हमने अपना वर्कआउट आज का कर लिया, तो ये मिसकंसेप्शन ही है, ये वर्कआउट नहीं होता. डेफिनेटली ये मिसकंसेप्शन ही है, वो आपके डेली चोर्स हैं. और एक और चीज़, वर्कआउट आप सिर्फ इससे नहीं करते हैं कि आपने अपने, इस क्वेश्चन को मैं ज़रा डिटेल में आंसर करना चाहूँगी, आपने अपने मसल्स को टोन करना है. वर्कआउट आप इससे भी करते हैं कि आपने अपने एंडोर्फिन्स भी रिलीज करने हैं, आपने अपने हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज करने हैं. आई एम येट टू सी अ वुमन जो कपड़े धोते हुए अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर रही हो, या कोई भी, या कपड़े, या फिर बर्तन धोते हुए भी. सो उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना है. माय हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डेज, अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैप्पी हैं, ये भी हैप्पी है, बट द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे सुबह 4 से 5:30 बजे व्हेन आई एम टॉकिंग टू नो वन, और उस टाइम मैं सिर्फ वर्जिश कर रही हूँ. उसके लिए आपको माइंडफुल होना पड़ता है. अच्छा, जब माइंडफुल वर्कआउट जब आप करते हैं, जब आपका माइंड आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, यू आर बेटर एबल टू रिलीज एंडोर्फिन्स, यू आर बेटर एबल टू बूस्ट योर सर्कुलेशन. और वर्कआउट वो है, दिन का आगाज वो है जो आप खुली हवा में स्टार्ट करें, आप एरोबिक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करें. जिस वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ें, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी लोड नीचे जाए. एक बच्चे का आपने डायपर चेंज करना है, एक बच्चा पीछे रो रहा है और कोई मसला है और आप साथ कपड़े धो रहे हैं, दैट इज नॉट वर्कआउट, दैट इज योर डेली रूटीन, दैट इज योर चोर्स. आपको उसके लिए अलग टाइम निकालना है. और मैं हाउसवाइफ्स को खास करके एड्रेस करना चाहूंगी, आप निकाल सकती हैं अगर आप बाकी झंझटों के लिए, यस, अगर आप बाकी झंझटों के लिए टाइम निकाल सकती हैं और आप निकालती हैं, तो वो टाइम आप अपने लिए भी निकालें प्लीज. अच्छा, हाउ टू स्टार्ट उन. अच्छा सहर चावला, अगर हम देखें बहुत सारे लोग जो अक्सर सोहा भी ये जिक्र करती है और सोहा ने उस पर भी अप्लाई किया, केटो डाइट की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे हम देखते हैं कि आजकल जो है कोई बाहर नहीं जाता तो फिर सोचता है कि कहीं ना कहीं यही कर लेते हैं. अब मेरी एक दोस्त थी, उसने यही कुछ किया और फिर भैया बीपी लो और दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंची. तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि अगर आप कीटो डाइट आप करती हैं, इस प्लान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए, अपनी लिमिट्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें हरमीत आपकी बायोकेमिकल लिमिट्स भी आ जाती हैं कि आपकी बॉडी की मेडिकल स्टेट क्या है, ठीक है? इसमें आपकी एज की लिमिट्स भी आ जाती हैं और बायोकेमिकल लिमिट्स के साथ कि आपका विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह कम तो नहीं है, आप उतना बर्डन अफोर्ड कर सकते हैं. और इसमें ये भी आ जाता है कि कहीं आपने, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी जो एक्वेंटेंस है वो हॉस्पिटल पहुंची, जरूर उन्होंने अपनी कैलोरी बहुत कम कर दी होगी और जज्बात में आके, जिस तरह मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू नो दे डू दैट, वर्कआउट उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया होगा. तो ये चीजें, वर्कआउट जब आप स्टार्ट करते हैं, डाइट जब आप स्टार्ट करते हैं, हर इंसान की, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बच्चे जिसको दुनिया में आए 2 घंटे भी हो गए हैं ना, अब वो परफेक्ट बायोलॉजिकल स्टेट में, मेडिकल स्टेट में नहीं है. आप एनवायरमेंटल एलर्जेंस से एक्सपोज हो गए हैं. वंस यू आर एक्सपोज्ड, आपकी बॉडी की एक डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री डेवलप हो गई है. उसको जांचे बगैर, आपकी बॉडी की मेडिकल स्टेट जांचे बगैर कि कितना लोड आप बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं, यू कैन नॉट डिसाइड द डाइट दैट इज राइट फॉर यू, द वर्कआउट दैट इज राइट फॉर यू. और लोग ना इस चीज को बड़ा इजी लेते हैं. इसलिए हर तीसरे बंदे का लिगामेंट आप रप्चर देखेंगे, हर चौथे बंदे की आप हड्डी टूटे देखेंगे, उनको मसल स्पैज्म देखेंगे. लोग अपनी हाइड्रेशन का, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का, और एक और चीज जो बहुत ज्यादा गलती करते हैं, लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है. आप अगर अच्छा कार्बोहाइड्रेट लेते नहीं है, वर्कआउट के बाद आपका मसल ही रिकवर नहीं कर सकता, आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स ही रिप्लेनिश नहीं कर सकते. तो इस तरह के पंगे कोई भी खुद से ना ले. अच्छा, एक और चीज आप देखिए, इसी चीज को ऐड कर ले, वो डाइटिशियंस जो आपको किसी प्लान में कहते हैं, सबसे पहले अगर आप वेट लूज करने की बात करते हैं, तो कोई आम बंदा भी और कोई डाइटिशियन भी सबसे पहले कहता है रोटी चावल छोड़ दो.
अच्छा, डिपेंड करता है, किसी को रोटी छुड़वानी होती है, किसी को रोटी नहीं छुड़वानी लेकिन आप होती है। लाइफ टाइम नहीं छोड़ सकते सेहर। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं फॉर एग्जांपल जिनकी बॉडी को ग्रेन सूट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कोई सीबो से गुजर है, ठीक है, जिसमें आपकी छोटी आंत में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है और वहां पे अगर आप अच्छा फाइबर भी डालें ना, उस बंदे की जिंदगी अजाब हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। किसी को शदीद ग्लूटेन खैर ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए तो आपके पास और भी ग्रेन्स हैं जो ऑप्शंस हैं, बट देयर आर पीपल जो कि ग्रेन्स टॉलरेट नहीं कर सकते। और क्योंकि हमारी स्टेपल डाइट है ग्रेन्स एंड ऑल ऑफ दैट, फिर हम उनको महीने में 2 या 3 दिन चीट डेज उनके रख लेते हैं जो हो, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोज, कल मैंने सुबह रोटी भी खाई मकई की, रात को मैंने डिनर में चावल भी खाए, लेकिन वो डिनर रात 5 बजे थी। सो पीपल पीपल थिंक के वो डिनर, सो डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स ऑन माय बॉडी कैन टॉलरेट इट। इफ समबडीज बॉडी कैन टॉलरेट इट, दे कैन डू इट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे कैन कीप टेकिंग रोटी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। चावल का इंटेक थोड़ा लिमिटेड करना पड़ता है बिकॉज डेफिनेटली उसका स्टार्च जरा जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, बट इस सब के साथ वेट लॉस पॉसिबल है। माशाल्लाह मेरे क्लाइंट्स का रोटियों के साथ डायबिटीज भी रिवर्स हुआ है, वेट लॉस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको रोटी नहीं खाने दी, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। अच्छा, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मुझे लगता है आपने वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, जिम करना है, व्हाटसोएवर। अब आपने कहा कि वो लेडीज जो मुझे स्क्रीन के उस तरफ देख रही है, हेयर मी आउट, लेकिन अब उन्हें आप कुछ एडवाइस भी करें कि हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट की बात तो नहीं है। चलिए आज अगर उन्होंने आपको देखा, आज ही सोच लिया कि आज ही शुरू करना है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, लेकिन घर में कैसे शुरू किया जाए? सारे क्योस से और कामों से निकल कर 30 मिनट का वर्कआउट करना है, तो व्हाट इट शुड बी? जिन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, इमोशनली भी और फिजिकल वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ अभी आप एक काम करें कि सुबह आधा घंटा जिस टाइम उठती हैं पहले उठना शुरू कर दें। उस आधे घंटे, उस मी टाइम को रात पे मत लेके जाइएगा। रात के टाइम 10 से 2 आपके एड्रीनल ग्लैंड्स, आपकी जो बॉडी का स्ट्रेस है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ हाउसवाइफ्स में वर्किंग लेडीज से स्ट्रेस ज़्यादा है, हालांकि इट शुड बी दैट, बट हाउसवाइफ्स में स्ट्रेस ज़्यादा है, मेरी क्लाइंटेज में मैं देखती हूँ। सो द थिंग इज दैट सुबह आधा घंटा पहले उठें, और कुछ नहीं कर सकती, आधा घंटा सुबह उठ के वॉक कर लें। नहीं है कॉलोनी इतनी सेफ, छत पे भी जगह नहीं है, अपने कमरे में कर ले, लाउंज पे कर ले, कहीं कर ले, आधा घंटा उठ के मेडिटेट कर लें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर लें। सिर्फ 1 महीना ये करें, उसके बाद जाके अपने नाश्ते के टाइम को 2-3 घंटे आगे करना शुरू करें, उसके बाद जाके चाय को थोड़ा पीछे करना शुरू करें, पानी लेना शुरू करें। 2-3 महीने में सिर्फ अपना स्ट्रेस नीचे लेके जाएं, उसके बाद डाइट की तरफ आइएगा, जिंदगी कहीं नहीं भागी जा रही। अच्छा, एक और बात ये भी है कि वो टाइम सिर्फ आपका। अच्छा शहर, एक और चीज जो हम देखते हैं अमूमन यही लोग, एक तासुर है आम लोगों में भी कि भैया सुबह सवेरे ना उठे और शाम को अगर आपने टाइम से वर्जिश ना की, कहीं पार्क की तरफ ना गए, हाइकिंग की तरफ ना गए, तो अगर दूसरा टाइम आपको मिलता है तो उससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा आपको। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? क्या ये वैसे ऐसी बातें हैं जो फर्जी बातें हम लोगों ने बनाई है, या कुछ ना कुछ इसका कुछ है? अच्छा, अनलेस एंड अंटिल इट इज एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी, यानी मुमकिन ही नहीं है आपके पास कि आप शाम के अलावा नहीं कर सकते, शाम को नहीं करनी चाहिए। पीपल हु कैन अफोर्ड टू, यू नो, अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग गो फॉर इट, इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर इट, बिकॉज उस टाइम जो है आपकी बॉडी को पूरे दिन का डैमेज नहीं हुआ होता, पूरे दिन का एक्सपोजर नहीं हुआ होता, रात के रिकवर के बाद आप उठे होते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट उस टाइम आपका मेटाबॉलिक रेट जो है, आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो है वो सबसे ज्यादा तेज होता है। उस टाइम आपका जो हाजमा है, जो आपकी डाइजेशन है, वो आपकी प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील को बेटर एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको फैट में कम कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा तैयार होती है। ओवरऑल आपकी बॉडी के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उस टाइम कम होते हैं। अगर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, लोगों की डिफरेंट होती है मजबूरियां काम की एंड ऑल ऑफ दैट, तो शाम के टाइम भी कम से कम 6-7 बजे के बाद वर्कआउट ना करें। वर्कआउट जब आप करते हैं एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं एंड दे हेल्प यू इन अलर्टनेस, आपको अवेक भी करते हैं, आपको खुश भी करते हैं। रात के टाइम यू डोंट वांट टू बी अलर्ट, रात के टाइम आप चाहते हैं कि 7 बजे के बाद आपकी बॉडी स्विच ऑफ करे। तो अगर आप 9-10 बजे वाला वर्कआउट कर रहे हैं, वो तो किसी भी केस में आई जस्ट डोंट रिकमेंड, मैं नहीं मानती कि इन द लॉन्ग रन उसका कोई फायदा है। जवानी में आपकी बॉडी इन चीजों से एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, आप बैठी हैं तो आपका फायदा उठा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि खाने का आपने जिक्र किया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि 5 बजे का भैया डिनर करके मैं आराम से सो गई। बहुत सारे लोगों ने ये रूटीन अपनाई है। आपसे जानना चाहेंगे, आजकल बहुत सारे नौजवान जो है, लड़कियां लड़के जो हैं, देर तक जागते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं या घरों में, और अब्बा अम्मा भी कहते हैं कि भैया रहने दे, बच्चा है, रेस्ट करने दे। ऐसे में लेट नाइट का खाना जो है ये बढ़ता जा रहा है, ये रुझान, ये कितना खतरनाक है? एब्सोल्यूट डिजास्टर। ये इतना खतरनाक है हरमीत के मेरा ऑफिस इन्हीं क्लाइंट से भरा हुआ है, इन्हीं नौजवानों से, इन्हीं टीनेजर से, इन्हीं अर्ली 20s के लोगों से भरा हुआ है जिनकी आदतें ठीक नहीं और जिनके माँ बाप ने उनको बिगाड़ा हुआ है। आई एम सो सॉरी टू से, या फिर जो माँ बाप के एग्जैक्टली, या जो अपने आप को यू नो व्हाट, मैं अक्सर अब मेरे पास जो यंग क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको आपके घर से हर अच्छी चीज की सीख मिले।
कोई बात नहीं, अगर आपके पेरेंट्स भी इंसान है, उनमें भी हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। आप खुद इतने बड़े हो गए, अगर आपने 13-14 क्रॉस कर लिए कि अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी चीजें पिक करें और उनको अडॉप्ट करें। मुझे नहीं पता वो कौन सी कामयाबी है जो रात को जाग के मिलती है। मैं डॉक्टर भी बन गई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, नॉट बूस्टिंग और एनीथिंग, सारे काम कर रही हूँ, मुझे कभी रात के 9 बजे से बाद जागने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑन एयर ये बात कर रही हूँ, मेरे कोई क्लास फेलो अगर कह सकते हैं कि साहर झूठ बोल रही है तो वो मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। द थिंग इज दैट कि वही काम जो आपने, वही पढ़ाई, ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, यहाँ पे भी कह रही हूँ, रात को लेट जाग के करनी है, वही आप सुबह जल्दी उठ के करें। 2 बजे तक आपके एड्रिनल ग्लैंड्स रिपेयर हो जाते हैं। मैं हॉस्टल लाइफ में डॉक्टर भी मैं इन्हीं रूटीन के साथ बनी हूँ। आप सुबह 3:30 बजे उठें, 3:45 बजे उठें, और उस टाइम आपका मेंटल फोकस, आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन ये लेम एक्सक्यूज है कि सारे काम होते ही रात को हैं, स्टडीज रात को करते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस करना है तो रात को करते हैं, ये एक्सक्यूज है वाकई। अच्छा, जाते जाते सहर ये कंक्लूड कीजिएगा कि हमने खाने की तो हमने बात कर ली, अब पीने की बात करते हैं। जो ओबीस है या जिसने वेट लूज करना है, आपको पता है पहले 5 से 7 kg या 10 kg आपके वाटर वेट होता है। पानी के हवाले से आप क्या ऐड करना चाहती हैं? बहुत अब सर्दियाँ हैं, वैसे लोग बहुत कम पानी पीते हैं। अच्छा, सर्दियों में ना मैं लोगों को कहती हूँ अलार्म क्लॉक लगा लें, अपने पास रिमाइंडर लगा लें कि मैंने पानी पीना है। दिस इज व्हाट आई डू। बिल्कुल जैसे मैं क्लाइंट्स कर रही हूँ तो मैंने आंखों के सामने ऐसे पानी की बोतल में पानी, बिकॉज आपको प्यास याद भूल जाता है। शुरू में आपका जो वो वाटर वेट होता है ना, वो आपके जिस्म का जरूरी पानी नहीं लूज हो रहा होता सोहा। वो एक्चुअली जब आप कार्ब्स, रिफाइंड और शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं ना, एक शुगर मॉलिक्यूल में एबिलिटी होती है अपने साइज से 10 गुना ज्यादा पानी रोकने की, वो एक्स्ट्रा वाटर लूज हो रहा होता है, वो जो बॉडी ने होल्ड किया होता है वो लूज हो रहा होता है। मैं क्लाइंट्स को ये कहती हूँ, फैट जब लूज होना शुरू होता है वो बहुत स्लो लूज होता है, इसलिए मैं ड्रास्टिक फैट लॉस प्रॉमिस भी नहीं करती, लेकिन परमानेंट फैट लॉस जरूर प्रॉमिस करती हूँ। सो वो आपके पास जब पानी लूज हो जाता है उसके बाद वो आहिस्ता 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 लूज होना शुरू होता है, उसके लिए जरा साबिर रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच सहर, नाइस टॉकिंग टू यू। और आपसे जितनी भी टिप्स ली हैं, होपफुली एक टिप समझ आई होगी कि भाई आपके लिए ही है। सो इस चीज़ को सोच ले कि आज ट्यूसडे है, यानी वर्किंग डे तो पहला था वो खत्म हो गया, लेकिन आज से शुरू करना है तो आप कर सकते हैं और कभी भी शुरू किया जा सकता है। हमने क्विक ब्रेक ले लिया, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, कोशिश हमारी ये होती है कि हम हर सेगमेंट पर बात की जाए और ख़ासतौर पर उन चीज़ों के बारे में या उन इश्यूज़ को एड्रेस ख़ासतौर पर स्पेसिफिकली किया जाए जिस पर बात कम की जाती है। बिकॉज मुआशी बदहाली मुल्क में इस वक्त जो है, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, उसकी वजह से जिन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए वो हमेशा स्किप हो जाती है और बहुत सारी जगहों पर आप उन चीज़ों को हाईलाइटेड नहीं देखते। हरमीत ने हमेशा इस चीज़ को कोट करने की कोशिश की है कि वो जब माइक लेकर फील्ड में पहुँचते हैं तो जिन लोगों से वो बात करते हैं या आम आवाम से जब बात करते हैं, एक आम लेमैन इस चीज़ का रोना ही मुसलसल रोता है कि महंगाई शदीद हो गई है। लेकिन उस महंगाई के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला ये भी है कि इस बढ़ती महंगाई के बावजूद भी अगर आप सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें या शेखुरनोश की बात करें तो इसकी प्राइसेस वेरी करती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स या अगर आप सब्जी मंडियों की बात करें तो हर जगह पर प्राइस मुख्तलिफ होती है। जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो इस हवाले से क्यों काम नहीं करते, और सिटीज़ में या अगर देहातों में बात की जाए तो वो इस हवाले से एक्टिव क्यों नहीं है? जिम्मेदार कौन है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। शेख इदरीस हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेते हैं बिकॉज वो फील्ड में रहते हैं तो आम आवाम का रिएक्शन उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। शेख इदरीस, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के शो में। कहिएगा इस हवाले से कि सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है फिलहाल कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और अगर उसके बाद कुछ ना कहीं आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर ये मजिस्ट्रेट्स एक्टिव होते हैं और प्राइस एक सेम करते हैं, एक प्राइस हर जगह, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। हर जगह प्राइस मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ अशिया खुशनोश की। तो इस हवाले से बताइएगा आप कि कौन इन्हें कंट्रोल करता है? अच्छा, बिल्कुल ज़िले इंतजामिया है और मौजूदा अगर बल्दियाती निज़ाम देखा जाए तो कमिश्नर लाहौर डिवीजन जो है उनके जरिए इंतजाम है ये तमाम तर जो मामलात हैं। लेकिन इस सिलसिले में हम देखते हैं कि जो गरां फरोश हैं, जो जखीरा अंदोजी करने वाले हैं, वो बराह रास्त रेट को चैलेंज करते हैं। ये तमाम तर सरकारी अफसरान की किसी भी जो हम ये देखते हैं शेख खुरनोश के हवाले से जो प्राइस लिस्ट जारी की जाती है ज़िले इंतजामिया की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के ऑफिस की जानिब से, उस पर अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है। अगर आम शहरी किसी भी दुकान पर मौजूद रेट लिस्ट ही मांग ले दुकानदार से तो वो लड़ाई करने पर उतर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइस मजिस्ट्रेट्स के बारे में शहरियों का ये कहना है कि वो कहीं पर नजर ही नहीं आते और ये जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का बिल्कुल डेटरेंस नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 रोज में हम देखें तो लाहौर की डिप्टी कमिश्नर आई हैं राफिया हैदर साहिबा, इसके साथ साथ एडीसीआर लाहौर का तबादला हो गया। एडीसी जी अदनान रशीद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं तहसील सिटी के, तहसील रायबंड के, बड़े ईमानदार अफसर के तौर पर इनकी शिनाख्त है। तो अब ये गुज़िश्ता 2-3 रोज में
जो ये तमाम तर ब्यूरोक्रेसी लाहौर की चेंज हुई है, उससे शहरियों को उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर होंगे। एडीसी जो है वो तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो उनको रिपोर्ट भी देते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस सारे मामला को देखते हैं। और आज की अगर बात की जाए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन जो है मोहम्मद अली रंधावा, उन्होंने दौरा किया है। आज सुबह सवेरे डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने साथ लिया और किसी को नहीं किया गया था इस तमाम तर दौरे से मुतल्लिक। और सब्जी मंडी गए तो सब्जी मंडी जाकर जो वहां पर तमाम तर अमले की कारकर्दगी है वो कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के सामने बिल्कुल सामने आ गई कि नीलामी का अमल हो रहा है लेकिन सरकारी अमला मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी जो मार्केट कमेटी है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उनका दरवाजा ही जो है वो, उनके दफ्तर का जो दरवाजा है वो मिल पाया गया। तजावजात हैं, जो गुजरने का रास्ता है वहां पर लोगों ने ठेले लगाए होते हैं जिनके बारे में आम शहरी जो है वो ये कहते हैं इससे गुजरने का रास्ता नहीं है, गंदगी है होती है, ताफुन होता है लाहौर की। सिर्फ सब्जी मंडी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मरकजी सब्जी मंडी ये जो बदामी बाग वाली है। तो आज जो है इस सिलसिले में तनबीही नोटिस तो जारी किए गए हैं कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लाहौर जिनकी बराह रास्त ये डोमेन और जुरिस्डिक्शन में ये मामला आते हैं उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ किया, तनबीही नोटिस जारी किए। इसके साथ साथ सफाई का जो है वो हुक्म दिया गया है। लेकिन अहम तरीन बात ये है कि ये इद्रीस शेख, एक चीज जो हमने देखी है, आपने जो फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी की तब्दीलियां होती हैं, हम जब भी देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट जब तब्दील होते हैं 2-3-4 दिन तक वो बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही मामला होता है, उसी तरह मामला चलते जाते हैं, लिस्टें थमा दी जाती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए? वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला, इस हवाले से अगर देखा जाए तो उनका भी बैकग्राउंड सहाफ़त से है और कहीं ना कहीं हमारी तरह उसने भी रिपोर्टिंग से ही शुरुआत की है, तो उसके साथ भी अगर आपकी मुलाकात हुई है तो वो कितने इस मामले में किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई जो है उरूज पर है और चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मार्केट में, आप प्याज के प्राइस देखें तो 280 तक वो क्रॉस कर चुका है। ऐसे में आलू या अगर आजकल मटर जो है, उस हालांकि सीजन है मटर का, लेकिन वो भी आपको पर केजी जो है वो 180 का यहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ लाहौर की क्या सिचुएशन है? बड़ा अहम तरीन सवाल है आपका और इसका जवाब जो है वो बड़ा डाइवर्स किस्म का होगा। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी इनको इनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है। लैंड रिलेटेड मामला इन्होंने देखने हैं, प्राइस इन्होंने देखना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, स्टेट लैंड रिट्रीवल, इसके अलावा केसेस को सारा। तो इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि इनकी जो तमाम तर फराइज मंसूबी हैं उनमें डिवीजन की जरूरत है। दूसरा ये है, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अफसरान हमें इब्तदाई तौर पर बड़े एक्टिव नजर आते हैं, तो इस सिलसिले में अफसरान की जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से ये तमाम तर कानून साजी करके ये जो तमाम तर अफसरान होते हैं उनके जो है वो ड्यूटीज में तब्दीली भी आनी चाहिए। एक ही अफसर के ऊपर वर्क लोड इतना नहीं होना चाहिए, सारा कुछ उसने देखना है। इसके साथ साथ दूसरा यह कि ये अफसरान तब्दील हो गए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं तब्दील होते। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वही रहते हैं, टाउन का अमला वही रहता है। और इसके साथ साथ आम शहरियों की जानिब से यह भी इल्जाम आयद किया जाता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट्स में आते ही नहीं है। जब भी कोई असिस्टेंट कमिश्नर ने जब उसने चेकिंग करनी होती है उस वक्त मुतलका जो इलाका होता है उसी इलाके के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो एक्टिव होते हैं। और इसके बारे में ये भी इल्जाम आयद करते हैं जो शहरी हल्के हैं कि मखसूस दुकानें होती हैं, मखसूस लोग होते हैं जहां पर ये छापा मारा जाता है और मंथलियां वसूल करने का भी इल्जाम लगाते हैं आम शहरी कि ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जो अमला होता है ये उनसे मंथलियां वसूल करता है। ये तो होगी एक बात। दूसरी, आप बात कर रहे थे सब्जियों से मुतल्लिक, आपने मटर की बात की। मटर वाकई इसका मौसम है और वो बहुत महंगा है। इसके साथ साथ मटर एक मुकम्मल सब्जी है, लेकिन सब्जी का एक छोटा सा जुज है जिसको कहते हैं प्याज। 250 रुपए किलो वो प्याज है जो कि गला सड़ा है। अब 250 रुपए एक शहरी प्याज खरीदेगा और उसके बाद वो उसमें लहसुन खरीदेगा, अदरक, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, उसके बाद कोई वो सब्जी या दाल या चावल खरीदेगा। तो ये वो नहीं पहुंच सकता वहां पर। सिर्फ और सिर्फ अगर ये प्याज के निर्ख को सामने रख लिया जाए तो एक घर की एक वक्त की जो हांडी है वो शायद 1000 रुपए में बनती हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1500 कम से कम खर्च है एक घर का, 3 से 4 अफराद हों जिसके। इसी को अगर 30 दिनों तक मुहित कर लिया जाए तो 45,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ खाने का खर्च बनता है। जो एक बंदा किराए पे रहता है वो किराया नहीं दे सकता। बिजली महंगी होगी, गैस लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में कतई तौर पर नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। पानी का जो बिल है, बेसिक यूटिलिटीज महंगी हो गई, तो 70 से 80 हजार रुपए तक उसका बजट चला जाता है।
और बुनियादी तरीन तनख्वाह है। इदरीस, एक और चीज जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर हम आटे की बात करें, आटे का बुहरान एक तरफ तो सर उठा रखा था उसने, लेकिन अब प्राइस जो है वो भी बढ़ चुकी हैं। यानी आप 15 किलो का आप थैला लेते हैं तो वो 2250 तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ सरकारी आटा जो है क्या वो मिलना आसान है, या जिस तरह रावलपिंडी में बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं और आटे के हवाले से गिला शिकवा भी किया जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस पर आप कैसे देखते हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर तो ये तो हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अहम इकदाम है जो शहरियों को महंगा आटा होने पर सस्ता आटा फराहम किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये शायद नाकामी होती है तमाम तौर जो मुतलका महकमे हैं कि शहरियों को आटा अच्छा मायारी सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम रहे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके, दुकानदारों ने अपनी मर्जी के निर्ख दिए, जिसके बाद हुकूमत ने सब्सिडी दी और वो भी अवामी टैक्स की रकम से दी। और लंबी लंबी कितारों में शायद मेरा ख्याल है जो शहरियों को धूप में खड़ा करना, जिनमें बुजुर्ग बच्चे खवातीन होते हैं, ये शायद उनकी तस्दीक है कि वो अपनी टैक्स मनी से अदा करदा सब्सिडी पर आटा लेने पर मजबूर है लंबी लंबी कितारों में लगकर। और उसके बाद मैंने खुद मनाजिर देखे हैं, 60 70 80 साल के बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, 10 किलो का आटा नहीं उठा सकते, थैला नहीं उठा सकते, उसको पता नहीं किस तरह से अपनी जिंदगी के साथ वो घसीटते हुए घरों को ले जा रहे होते हैं, वो आटे का थैला जो होता है। और उसके बाद बारे में शहरी ये कहते हैं कि उसको खाएं तो बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये आटा जो है वो नाकस है, गैर मयारी है, ये भी शहरी इस सिलसिले में जो है वो कहते हैं। और उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराहम की जानी है, अगर ये आटा दिया जाना है तो उसको इज्जत के साथ जो है वो शहरी दिया जाए और बेहतर आटा दिया जाए। इस सिलसिले में कोई भी कंट्रोल महकमा खुराक का भी नजर नहीं आता, शहरियों कहना है इसके बारे में। ठीक है शेख इदरीस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपकी थी फील्ड को लेके वो 110% बिल्कुल ठीक थी कि शेख खुरनोश की सब्जियों की या फलों की हम बात करें तो एक तो मार्केट में ये हाई प्राइस पर अवेलेबल है, और अगर इनके प्राइसेस थोड़े कम भी है यूटिलिटी स्टोर्स या सब्सिडीज़ की वजह से, तो वहाँ पर मेयार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से सेहत जो है वो भी लोगों की मुतासिर हो रही है। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी इशू पर बात करेंगे। कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बल्कि हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर साहब। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा कि हम इस इशू पर बात कर रहे हैं कि हम अगर सियासी सूरत हाल की बात करें या फिर माशी सूरत हाल की, तो बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं जिसकी वजह से जो छोटे छोटे इशूज़ हैं ना उनको हम एड्रेस नहीं कर पाते। कि महंगाई तो एक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइसेस इस वक्त अशिया खुरनोश की मार्केट में है वो हर एक दुकान पर भी डिफरेंट है। मतलब एक मार्केट में एक प्राइस मिलेगी, दूसरी मार्केट में दूसरी प्राइस मिलेगी। तो ये कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पर कितने एक्टिव है? देखिए, एक तो महंगाई का मसला है, जैसे आपने प्राइस कंट्रोल की बात की, एक नया आपको मुल्क के अंदर एक नया फिनोमिना नजर आएगा, बल्कि मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो एक नया तमाशा लग गया है कि आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा होगा कि जब डॉलर 227 से आज 260 65 270 पे चला गया है तो ज्यादातर दुकानदारों ने अपने पास सामान होल्ड कर लिया। वो कह रहे हैं जी हम बेचेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो है सामान अब महंगा हो गया है। यानी अगर आपने वो सामान जो उनके पास कोई 3000 ने किसी ने लिया हुआ था, किसी ने 2200 रुपए का लिया था, तो उसके रेट उन्होंने ज्यादा बढ़ा दिए। उनका कहना ये है कि माल जो है पीछे से महंगा हो गया, डॉलर का इम्पैक्ट आ गया। तो आपको एक ही मार्केट के अंदर अगर एक ही प्रोडक्ट की आपको 10 दुकानें मिलेंगी तो 10 दुकानों की अलग रेट है। कोई कह रहा है जी मैंने अभी इंपोर्ट की है, कोई कह रहा है मेरे पास पुरानी इंपोर्ट थी। तो आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने कोई आज से 3-4 दिन पहले एक प्रिंटर का एक कार्ट्रिज लेने के लिए जब मैं गया तो मार्केट में एक अलग तमाशा था। यानी एक हर आदमी उसका एक अलग रेट मांग रहा था। और इस वक्त मार्केट के अंदर डॉलर को जो फ्लक्चुएशन है वो सिर्फ कंप्यूटर एक्सेसरीज नहीं है, यानी आपके मुल्क में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल दालें होती हैं वो भी उसका 90% आप इंपोर्ट करते हैं। एक जमाने में कहा जाता था कि दाल गरीब आदमी जो है वो खाता है, तो इस वक्त दालों के रेट आपको होलसेल मार्केट हो, रिटेल मार्केट हो, सुपर स्टोर हो, सब जगह अलग मिलेंगे। और इनको पूछने वाला कोई इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट की अपनी नाअहली है कि डॉलर को इस कदर खुला छोड़ दिया है कि जो इंपोर्ट करने वाली सूरत हाल है उस पर हर चीज के रेट आपको अलग मिलेंगे। बिल्कुल जी हरमीत।
काशिफ साहब, आप जो फरमा रहे हैं, जाहिर बात है कि एक तरफ तो लोगों ने सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के, क्योंकि हम अमूमन यही देखते हैं कि इंतज़ार भी किया जाता है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो साइड लाइन पे किया जाता है और जब वक्त आता है तब मार्केट में लेके आते हैं। अब ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये कितनी ख़तरनाक है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह लोग चीज़ों को मार्केट में नहीं लाएंगे और यही सोचेंगे कि डॉलर मज़ीद बढ़ रहा है तो क्या क्या चीज़ों की जो है वो किल्लत पाई जा सकती है कराची में या पूरे मुल्क में? देखिए, कराची हो पूरा मुल्क हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी दी थी, उसमें इस बात का खदशा भी इजहार किया कि महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई बढ़ने के वो बहुत सारे अवामिल है। एक तो आपके मुल्क में फ्लड ने, सैलाब ने सूरत खराब की। इस बात को याद रखें कि जो हमारी इकॉनमी है वो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। 75 अरब डॉलर से ज्यादा की हम इंपोर्ट करते हैं, 25 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो गैप है वो बहुत बड़ा है। यानी अगर आपने अपने यहाँ कोई दवाई बनानी है या अपने यहाँ कोई चीज ही बनानी है, उसका रॉ मटेरियल आपने सारा बाहर से मंगवाना है। अच्छा, अगर आपको मिसाल देता हूं कि आलमी तौर पर जो हम तेल और घी इस्तेमाल करते हैं उसकी आलमी तौर पर कीमतें काफी कम हुई हैं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में बिल्कुल उसकी कीमतें कम होती दिखाई नहीं दी, बल्कि बढ़ती भी दिखाई दी है। उसकी अहम वजह यह है कि जो आपके जो पाम ऑयल वाले हैं उन्होंने सबने एक नया जो है मामला छोड़ा हुआ है कि हमने डॉलर में इंपोर्ट की है। हमने जब इंपोर्ट की थी, जब हमने एलसीआं जो है वो रिटायर कराई है तो दूध 70 रुपए में कराई है। ये सब 2 नंबरी है। इस 2 नंबरी के पीछे हुकूमत भी पीछे जो है एक बैकफुट पर है। अगर हुकूमत फ्रंट पर आए, आप ये देखें, बुनियादी जरूरत है, घी इस्तेमाल करना है, बुनियादी जरूरत है, दालें इस्तेमाल करनी है, बुनियादी जरूरत है। आपने शहर मुल्क भर के अंदर एक तमाशा देखा होगा कि जो चिकन की कीमतें हैं वो कहां चली गई हैं, तो उसमें सोयाबीन का इशू आया है। तो यानी आपने मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, जिसने तमाम रिकॉर्ड आजकल तोड़े में है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास इन ताजरों के खिलाफ डंडा उठाने के लिए मौका नहीं है, क्योंकि हुकूमत अपनी सियासी तौर पर परेशानी के अंदर है। और इसके अंदर जो ताजिर बिजनेस कम्युनिटी है वो 5 उंगलियां उसकी घी में और सरकड़ाई में है, क्योंकि हर आदमी उसको कमाने के चक्रों में लगा हुआ है। एक हद तक ताजिर भी दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आप कराची पोर्ट पर देखें तो तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का माल रुका हुआ है। हजारों की तादाद में कंटेनर मौजूद है। उनको लगता है जब ये कंटेनर वो बाहर निकलवाएंगे तो वो ऑलरेडी महंगे हो चुके होंगे। तो जब ऑलरेडी महंगे हो चुके होंगे तो जो जिनके पास माल मौजूद है स्टोर्स के अंदर, वो उसको महंगा बेच रहे हैं, तो उसका नुकसान आपको भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। अच्छा काशिफ, ये बताएगा कि आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात की है। ऑब्वियसली चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई की है। आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली मुतासिर होती है जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बताएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है इस वक्त वो कितनी बड़ी तादाद में एक्टिव है, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्लान की गई है, या कोई कार्रवाई होती भी आपने देखी है, या कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की, जखीरा अंदोजी तो आप साइड पे कर दें। इस वक्त मामला ये है कि अगर जो भी इस वक्त होलसेल का कारोबार करता है उसको पता है कि मेरे पास पीछे सप्लाई लाइन नहीं है, यानी उसके पास आज गोदाम में माल मौजूद है लेकिन उसका अगला सामान जो है वो पोर्ट पर पड़ा हुआ है। तो आप ये तो बात इस बात की यकीन, जब तक वो माल क्लियर नहीं होगा तो एक फर्क तो आएगा डिमांड सप्लाई का। उस डिमांड सप्लाई को ही तो बहाना बनाकर हर चीज के रेट बढ़ाए गए हैं। यानी आपने जो चीज भी इस्तेमाल करनी है, एक तो उसको डॉलर से आप मल्टीप्लाई कर दें, एक आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हो जाती है। तो जब करेंसी डिवैल्यू हुई है, डॉलर ऊपर गया है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, तो वो तमाम चीजों का इंपैक्ट मुझ पर और आप पर और आम आदमी की जिंदगी पर आएगा। इस वक्त जो बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे लोगों को मैं बात समझाता भी हूं कि आप ये देखें कि जो भी आपके ट्रेडर्स हैं उन्होंने 260 से 265 रुपए तक की रिटायरमेंट तो ले ली है, यानी डॉलर को वहां तक तो ले गए। अगर 5 रुपए और भी डॉलर बढ़ गया है तो मजीद महंगाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पहली हायर साइड पे जा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आगे रमजान शरीफ का महीना है, रमजान के अंदर आपकी तमाम चीजों की जो खपत में इजाफा ज्यादा हो जाता है। अच्छा, आपकी जो दालें हैं, जो आपकी बेसन बनना है और जो तमाम चीजें, तेल और घी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। तो इस अगर मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, मसनूई किल्लत पैदा करके रेट बढ़ाए जाते हैं, तो जब चीजें मसनूई किल्लत पे जाती हैं तो लोग बाहर निकलते हैं। और आपने इसका जो सूरत पूरे मुल्क में आटे की सूरत हाल में देखी है, यानी मुल्क में गंदम के ज़खायर कम नहीं है, लेकिन जैसे हुकूमतों की जाने से सप्लाई कम हुई, पूरे मुल्क में आटे के लिए लाइनें लग गई। वही सूरत हाल कराची के अंदर भी हुई। तो यहाँ पर एक साइड पर जो ताजिर है उनका भी है, दूसरी साइड पर गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी तो जो फूड इन्फ्लेशन जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जी हरमीत। अच्छा
काशिफ, अगर हम देखें, एक तरफ आप जिस तरफ फरमा रहे हैं कि पोर्ट की अगर बंदरगाहों की बात करें तो 3.5 या 4 अरब डॉलर का जो माल है वो भी इसी तरह पड़ा हुआ है, उसके लिए भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये खदशा भी है कि एक तरफ तो जुर्माना बढ़ रहा है, दूसरी जानिब बहुत सारा माल जो है वो ख़राब होने की जो तस्वीर है कुछ न कुछ वो भी सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई उरूज पर है, कराची की अगर बात की जाए तो टारगेट किलिंग और दीगर चीजें जो हैं वो उसमें भी जो है हम देखते हैं इजाफा होता है। अगर ये सिचुएशन रहती है, अगर मैं रावलपिंडी की बात करूं, कल सुबह की बात है कि वहां पे नाका भी लगा हुआ है, पुलिस भी खड़ी है, हसास इदारों के दफातर भी वहां पे हैं, लेकिन वहां पे तकरीबन 3-4 लोगों से गन पॉइंट पे मोबाइल छीने गए। तो अब आपको कराची की क्या सिचुएशन नजर आती? क्या अगर ये बैड गवर्नेंस का जो सिस्टम है अगर इस तरह चलता रहा तो मुश्किलात शहरियों की बढ़ती जाएंगी मजीद? देखिए हरमीत, एक बात को आप याद रखें, मेरे इस हवाले से बड़े जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स है, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जितनी बड़ी एसोसिएशन है, उनके नुमाइंदों से ना सिर्फ मुलाकात हुई है, सब इस बात पर परेशान है कि जितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां पर प्रोडक्शन होती है उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। यानी अगर रॉ मटेरियल है, जिनकी पहले 3-3 शिफ्टें चल रही थी, 2 शिफ्टें रह गई, 1 शिफ्ट रह गई, और उनको परेशानी इस बात की है कि अगर उनका पोर्ट से उनका रॉ मटेरियल नहीं निकला तो उनको शट डाउन में जाना पड़ सकता है। तो जो आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी, ले ऑफ तो होंगे, यानी ये तो नविश्ता दीवार है कि लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि ये जो बेरोजगारी का जो क्वांटम है वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। इस वक्त आप जो है वो मेरी मुख्तलिफ जो एक्सपोर्टर से बात हुई, आप देखिए मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया, हमारी जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ। यानी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी सूरत हाल तो और भी खतरनाक थी। यानी पाकिस्तान में जो अद्वियात मिलती हैं, जो अहम अद्वियात हैं, वो मार्केट में शॉर्ट भी होना शुरू हो गई हैं। मसला ये है कि हमें रॉ मटेरियल जो चाहिए उसका एक प्रॉब्लम है पोर्ट पे। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कंटेनर हैं जिसके डैमेजेस हैं, डिटेंशन है, और बहुत सारे जो कंटेनर हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल है, काफी दिन से वो खड़े हुए हैं। जो आपकी फार्मा की जो इंडस्ट्री है उसका जो कंट्रोल टेम्परेचर के साथ अगर आपका रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो वो भी प्रॉब्लम होगा। तो इस बात की तो ये बात काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आप एक बात बड़े इसको मैं सेकंड करना चाहूंगी, 3.5 अरब से जायद का ये माल जो अभी कराची पोर्ट पर खड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज के शट डाउन होने का खतरा भी जाहिर किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पता नहीं कितने साल पीछे चला जाएगा। और बाकी अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो डेवलपिंग सूरत हाल ऐसी है कि हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो इस मुल्क को वहाँ से वापस लेके आना कंपैरेटिवली आज के दिन से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।